तो मैं आपसे कह रहा था कि सभी दर्दों से ऊपर चले जाओ, तब कोई दर्द नहीं होगा। क्योंकि यदि आपने दर्द को दर्द मान लिया और उस दर्द से आप ऊपर नहीं उठ पाए, तो इतना दर्द होगा कि दर्द का भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि हमारे आपके तरह आम इंसान यदि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उनको समस्त दर्दों से और समस्त चुनौतियों से ऊपर उठना पड़ता है। तभी वह जा करके अपनी सफलता का मंजिल प्राप्त करते हैं, अपने मुकाम को हासिल करते हैं। इसी दर्द को बेदर्द बनाते हुए और उस दर्द में भी एक नए दर्द की खोज करते हुए चुनौतियों का सामना किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और जाने माने लेखक सत्यजीत राय। इसका कारण यह है कि इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आम इंसान के पास भी उनकी औकात से बड़े सपने होते हैं तो वह भी पूरे होते हैं। शर्त यह है कि हमें अपने सपनों के अनुरूप योजना बनानी चाहिए। योजना का सही दिशा में सही तरीके से एक्टिवेशन होना चाहिए और उनके दौरान जो भी चुनौतियां आती हैं उनको लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। उन चुनौतियों का डट करके हिम्मत, बहादुरी, धीरज के साथ मुकाबला करना चाहिए। और ऐसे में उनकी संख्या कम ही होती जो ऐसा कर पाते हैं। शायद उनकी संख्या पूरे विश्व में 1% भी नहीं है और हमारे भारत में तो शायद 0.01% भी नहीं है। और ऐसे शख्सियत अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए और धरती के लिए कुछ कर गुजरते हैं। ऐसे शख्सियत है सत्यजीत राय। ऐसी शख्सियत जिन्होंने यह सपना पाल रखा था कि वह अपने जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाए, लेकिन फिल्म के लिए तो अच्छी खासी बजट चाहिए, एक अच्छी कंपनी चाहिए, तभी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो कुछ भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि वह बहुत ही छोटे से मामूली पद पर थे, ऐसे छोटे से ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह फिल्म बनाएंगे तो बनाएंगे। न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टाइज दिया, इश्तिहार निकाला कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और हमको कलाकारों की जरूरत है। और इस कलाकारों के लिए उन्होंने जो बिल्डिंग रखा उसका नाम था रास बिहारी एवेन्यू, जो कि कोलकाता की एक जाने मानी बिल्डिंग है। वहीं पर उन्होंने कलाकारों के चयन का वेन्यू रखा। खैर उन्होंने उसे हायर किया, किराया भी दिया, कलाकारों को बुलाया भी, और इंटरव्यू के दौरान, रिहर्सल के दौरान उन्होंने लगभग सभी कलाकारों का चयन कर लिया। संगीतकार, गीतकार,
और आपका कह सकते हैं कि कैमरामैन कौन होगा, रिकॉर्डिस्ट कौन होगा, एवरीथिंग हो गया। लेकिन समस्या क्या हुई कि उनको जो फिल्म बनानी थी उस फिल्मकार का मुख्य पात्र ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको जो फिल्म बनानी थी उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था। उस फिल्म का नाम था पाथेर पांचाली, और उस फिल्म के लिए उनको मुख्य कलाकार ही नहीं मिल रहा था। दिन भी खत्म हो गया, आए भी बहुत सारे जो है प्रत्याशी आए, कैंडिडेट आए, बट नहीं मिला। और उन्होंने लेकिन निराशा नहीं मानी। कई दिन बीता तो उनके पड़ोस का ही एक सज्जन आए और वह इस आशा में आए कि शायद यह मुख्य पात्र जिसका नाम अपू है और जो कि लड़के का रोल कर रहा है शायद मिल जाए। वह लेकर आए, बातचीत हुई और रिहर्सल भी हुआ, सब कुछ हुआ। और उसको लड़के के बेस में लेकर आए थे, क्योंकि रोल जो था अपू का था, अपू लड़का है। खैर जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन वो भाग गए कि ये लड़की है। और बाद में उन सज्जन ने बताया कि ये हमारी लड़की है, लेकिन मैं अपू के रोल के लिए मुझे लगा शायद सिलेक्शन हो जाएगा और मैं लेकर के आया। यहाँ पर लिखा जा रहा है, सत्यजीत राय लिखते हैं कि फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का मुझे अंदाजा पहले से नहीं था। और लिखते हैं, मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर का लड़ने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पाथेर पांचाली फिल्म में अपू बना। यानी वो जो सज्जन लेकर आए थे अपनी बेटी को, वही अपू के रोल में फिट हुआ, जिसका नाम सुबीर बनर्जी था। खैर इस शूटिंग की जो दूसरी बड़ी चुनौती थी, ये थी कि अपू की दादी का रोल जो 80+ में थी, जिनका नाम चुन्नी बाला देवी था, वह शूटिंग के दौरान 80+ 2.5 साल और जिंदा रही। यह बहुत बड़ी ईश्वर का चमत्कार था। जिंदगी कोई भरोसा नहीं कब कौन दुनिया से विदा हो जाए, और अगर कोई बुजुर्ग है तो शायद उसकी चुनौती कुछ और बढ़ जाती है। ऐसी चुनौती थी अपू की। और अपू के साथ साथ उस फिल्म के निर्माता और निर्देशक सत्यजीत राय की चुन्नी वाली देवी ने फिल्म के निर्माण के अंत तक साथ दिया। तो अपू मिल गया, और उस अपू का रोल इतना गजब का था कि 2.5 साल में फिल्म बनी, और उस 2.5 साल में बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी। इसलिए पाठ का नाम रखा गया अपू के साथ 2.5 साल, क्योंकि 2.5 साल में अपू के साथ बहुत ही अच्छे दिन बीते, स्वीट मेमोरी थी, इसलिए नाम रखा गया अपू के साथ 2.5 साल। अब सब कुछ हो गया, अब पहले दिन शूटिंग का है, और वो लोग पहुंचते हैं कोलकाता से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर पर एक गांव जिसका नाम है बोटाल गांव, और एक दूसरा गांव जो है यह है गोपाल गांव। गोपाल गांव, यहाँ 2 शूटिंग हुई। अब यहाँ पहुंचे तो पहले दिन की शूटिंग थी, और उसमें यह था कि काश फूल, यानी जो है जो सरकंडा होता है, पेठा होता है, उसका जो सफेद रंग का फूल आता है उसको काश फूल बोलते हैं। आपके गाँव में बहुत होता है, उसे छप्पर भी बनते हैं, उसके जो है डंठल से उसके। तो काश फूल की शूटिंग होनी थी, ट्रेन का पास होना था, और काला धुआं छोड़ते हुए काश फूल का सफेद जो सफेदीपन है वो सब आपकी फिल्म में आने थी। लेकिन हुआ क्या कि जब पहले दिन की शूटिंग हुई तो अगले दिन उन काश फूलों को जानवरों ने खा लिया। अब
शूटिंग कैसे होगी। लेकिन वो हार नहीं माने, 6 महीने का इंतजार किया और जब फिर से नए कास्ट बुलाए तो बाकी की शूटिंग पूरी की गई। एक और चुनौती का वो जिक्र करते हैं और वो चुनौती है फिल्म में एक कुत्ते का जिसका नाम भोलो कुत्ता है। भोलो कुत्ता ने शूटिंग तो की, लेकिन हुआ क्या कि भोलो कुत्ता जो है वह मर जाता है। अब उसके तरह से दूसरा कुत्ता खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस गांव में उस जैसा ही कुत्ता मिला और शूटिंग पूरी की गई। अब एक वे यादगार संस्मरण बताते हैं कि सीने है कि भोलो कुत्ता को बाहर फेंका हुआ भात खाना है और भाई भाई को दौड़ना है और कुत्ता उनके पीछे दौड़ेगा। अब भात तो आ गया, फेंक दिया गया घर के बाहर, भोलो कुत्ता भात खा ही नहीं रहा है, अब शूटिंग कैसे पूरी होगी। तो फिर एक तरकीब अपनाई दी गई कि जो अपू और दुर्गा जो भाई बहन है फिल्म में, उनके पीछे जो है क्या किया कि थोड़ी सी मिठाई दी गई। जब मिठाई दिखा कर ऐसे भागते हैं तब जाकर भोलो कुत्ता दौड़ता, शूटिंग कंप्लीट होती है। अब एक चुनौती और थी, और चुनौती ये थी कि उस फिल्म में एक मिठाई वाला है। मिठाई वाला भगवती चरण वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और उसमें जो है मिठाई वाले में होता है कहानी में कि वो जो मिठाई वाला है वो गांव गांव घूमता है, घर घर घूमता है। तो 2 बच्चे हैं उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और अपना बच्चा मान करके उनको अपनी मिठाई फ्री में देते हैं। कहानी का पूरा सारांश से है। लेकिन यहाँ जो मिठाई वाला है वही काम कर रहा है, वो गांव गांव जाता है, मिठाई बेचता है, लेकिन वो मिठाई नहीं देता। अंतर इतना है, भगवती के मन में कहानी में मिठाई देता है, यहाँ कोई मिठाई नहीं देता है। और मिठाई वाला जो है वह क्या होता है कि गांव गांव जा रहा है, घर घर जा रहा है, जमींदार साहब के यहाँ जा रहा है और अपू दुर्गा क्योंकि एक सामान्य परिवार से है, उनके पास मिठाई खरीदने भर का पैसा नहीं है, तो वो मिठाई नहीं खरीद ललचाई निगाहों से मिठाई को देखते हैं। लेकिन हुआ क्या कि श्रीनिवास नाम के जिस व्यक्ति को एक रोल दिया गया वो शूटिंग के बीच में ही दुनिया से विदा हो गए। अब कहाँ से जो है दूसरा मिठाई वाला लाया जाए, लेकिन उनका किस्मत अच्छी थी कि उसी गांव में ही उनसे मिलता जुलता कदकाठी से मिला जिसका नाम श्रीनिवास था। श्रीनिवास तो नहीं था, लेकिन जो दृश्य है वो चेहरे से तो नहीं दिखाया जा सकता, तो चेहरा अलग अलग हो जाता, लेकिन बैक साइड से जो शूटिंग की गई है कोई देखकर कह नहीं सकता कि पहले मिठाई वाले में और दूसरी मिठाई वाले में कोई फर्क है। इसी तरीके से भोलो कुत्ता के बारे में भी कोई नहीं कह सकता है कि दोनों अलग अलग हैं। और एक और चुनौती आई थी, चुनौती ये आई थी कि बरसात का, ठंडी में बरसात का दृश्य है, दोनों भाई बहन बरसात में भीग रहे हैं, एक तरह से चित्रित करना है। खैर पहले दिन की शूटिंग हुई, हुआ क्या कि शूटिंग के बाद कभी बादल आए नहीं तो शूटिंग हो गई। अब ठंडी आ गई, ठंडी के दिनों में अब समस्या ये हुई कि ठंड हो रही है, ठिठुर रहे हैं, बादल आया, अब उसी ठंडी में ही शूटिंग होनी है। आप बताइए ठंडी में अगर आपको कहा जाए जाओ बरसात में थोड़ी देर भीग लो तो कोई भीगना चाहेगा? नहीं चाहेगा। खैर अब बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो है अब भाई बहन दोनों जो है ठंड में ठिठुर करके भी उस शूटिंग को पूरा करते हैं। दोनों छोटे बच्चे हैं, 9, 10, 11 साल के बच्चे हैं। जैसे तैसे शूटिंग पूरी होती है, दोनों ठंड से परेशान हो गए थे तो उनको बाद में ब्रांडी पिलाई गई, उनको शरीर को गर्म रखा गया और इस तरीके से इस चुनौती का सामना किया गया। बच्चे बीमार भी हो सकते थे, लेकिन ईश्वर का शुक्र था कि बच्चे बीमार नहीं हुए और शूटिंग पूरी हुई। अब वो लोग शूटिंग के लिए आ जाते हैं, कहाँ पर जो है आ जाते हैं, यहाँ पर आपका जो है तीसरे चौथे पॉइंट में गोपाल गांव। अब यहाँ पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि पागल टाइप के हैं जिनका नाम सुबोधदा है, और वह जैसे ही पता चला कि शूटिंग वाले आने वाले में डंडा लेकर दौड़ पर लाठी लेकर के, अब वो लोग भागने लगे, कैसे अपना जान बचाएं कैसे ना बचाएं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहाँ पर लेखक लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है, उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में से एक बहुत अनुभवी सज्जन थे,
उन्हें हम सुबोध दास कहकर पुकारते थे। वह 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, वह अकेले एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते। हम उस गांव में फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वो चिल्लाए, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। तो इस तरीके से देखा जाए वह लाठी लेकर दौड़ पड़ते थे और वह जो है, लेकिन बाद में जब सुबोध दास से अच्छी दोस्ती हो गई तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया फिल्म की शूटिंग में। और एक और आई थी, एक धोबी था, एक धोबी की घटना थी, सुबोध दास की घटना, वह धोबी। तो धोबी की विशेषता ये थी कि धोबी ने भी इन लोगों को काफ़ी परेशान किया। कैसे परेशान किया कि यहाँ पर लेखक लिखता है कि हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण में बहुत परेशानी होती थी, वह थोड़ा सा पागल भी था और कभी कभी भाइयों और बहनों का कर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उन धोबी के रिश्तेदारों ने अगर मेरी मदद न की थी तो धोबी सचमुच में एक सरदर्द बन जाता। तो उसके रिश्तेदारों ने सहायता की तो धोबी की समस्या हल हुई। अब यहाँ पर लेखक लिखता है कि जो है अब एक और चुनौती थी। चुनौती ये थी कि जो है कि जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो एक कमरे में रिकॉर्डिंग था, संगीत की रिकॉर्डिंग होती थी और उसमें जो भूपेन बाबू थे वह सभी का रिकॉर्डिंग रखते थे। तो एक जो आपके जो है जो थे भूपेन बाबू, वो एक बार जब वो शूटिंग का रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि खिड़की से बहुत बड़ा सांप उतर रहा है। और जब शूटिंग का रिकॉर्ड कर रहे थे, अब यहाँ पर डायरेक्टर कह रहा सतीश राय कट कट कट, कैसे हो, क्या क्या चल रहा है, लेकिन सांप को देख करके उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने स्वयं देखा कि बहुत बड़ा सांप खिड़की से उतर रहा है। और बाद में उनकी इच्छा हुई कि उस सांप को मार दिया जाए, लेकिन गांव वालों ने बताया कि एक वस्त सर्प था जो पूरे गांव की रक्षा करता था, तो सांप को नहीं मारा गया। तो कुल मिला करके इस तरह की चुनौती फिल्म में आई थी और बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सारी चुनौतियों का सामना किया गया और अंत में वह फिल्म सुपरहिट हुई। और उस फिल्म को बताना चाहते हैं कि उस समय का अक्सर अवार्ड होता है, फिल्म का सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है, जैसे नोबेल प्राइज होता है, उसका गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था उस फिल्म को। लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इस समस्त पाठ से, जो कि सत्यजीत राय की देखा जाए अपनी आत्मकथा है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था, और उसके बारे में जो है यहाँ पर थोड़ी सी बात लिखी गई है। आपके साथ 2.5 साल नामक संस्मरण वितान भाग 1 में है। पाथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसमें फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों को पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुझाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला भाषा से विलास गीते ने किया है। तो यानी ये जो है आपको के साथ 2.5 साल, ये एक किताब है जिसको कि सत्यजीत राय ने स्वयं लिखा है और अपने जीवन के संघर्षों के बारे में और पाथेर पांचाली फिल्म की सफलता के बारे में उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कौन सी चुनौती आई, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो कुल मिलाकर के सत्यजीत राय ने अपने कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई, पाथेर पांचाली। उनकी सोच थी, उनका सपना था, वो पूरा हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा हुआ। जनता का प्यार और फिर इतना बड़ा अवार्ड, तो इस तरीके से वह बहुत पॉपुलर निर्देशक भी हुए। तो यहाँ पर सत्यजीत राय की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। आपको ये बताती है कि अगर हम समस्त चुनौतियों का सामना डट करके करते हैं तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति याद रखनी है जो कि उन्होंने लिखी है, और वो पंक्ति जो है आपका जो फिल्म है 12th फेल, उसको बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई है। और पंक्ति क्या है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हमें हार नहीं मानना है, आगे बढ़ता रहना है।
तभी हम जा करके समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। रामदास जी दिनकर में लिखा है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। हमें थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, चुनौतियों का सामना करना है और उसके साथ ही हमें अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। आम इंसान ही बड़े सपने रखता है तो वो भी अपने सपनों को पूरा करता है। दुष्यंत कुमार की आपने पढ़ी है वो गजल जो कि आपकी क्लास 11 में है कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, एक कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो आम आदमी बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन हिम्मत रखनी पड़ती है। 2.5 जो है कह सकते हैं 56 इंच का सीना रखना पड़ता है, 2.5 हाथ का कलेजा सामने रखना पड़ता है, तब जाकर के आप चुनौती का सामना कर पाएंगे। तो ये पाठ हमको एक सीख देता है कि हमको चुनौतियों का सामना की एक प्रासंगिकता है और यह पाठ यहीं पर समाप्त भले होता है लेकिन आपके लिए समाप्त नहीं होता है, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ करना, आप विद्यार्थी हैं, अभी आपके लिए चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। लाइफ में अपने सपने को साकार करना है तो साकार करने के लिए आप इनसे कुछ सीखिए, सत्यजीत राय से, पाथेर पांचाली से सीखिए और जीवन के मकसद को आगे बढ़ाइए। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हमें कह सकते हैं कि उठो, जागो और अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे और सत्यजीत राय और पाथेर पांचाली से अवश्य सीखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।